गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने श्वसन वाले टॉपिक की शुरुआत की थी, जिसमें श्वसन के बारे में बहुत सारी सामान्य जानकारियाँ जैसे श्वसन की परिभाषा, श्वसन के प्रकार, इनकी बात हमने कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि पीछे वाले वीडियो में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, पौधों में श्वसन। पौधों में श्वसन की जो क्रिया थी उसकी बात हमने कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले तो जंतुओं में श्वसन, और फिर स्पेशल बात करेंगे जंतुओं में मानव में श्वसन। ठीक है, तो सबसे पहले जंतुओं में श्वसन की बात करते हैं। रेस्पिरेशन इन जो एनिमल्स हैं उनमें बात करते हैं। तो देखिए, जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित CO2 को बाहर निकालने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है। क्योंकि विभिन्न प्रकार के जंतु पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी जंतुओं में श्वसन की क्रिया जो है वो एक ही तरीके से होती है या एक जैसे अंगों से ही होती है। श्वसन के लिए अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार के अंगों का विकास हुआ है। स्थलीय प्राणी वायु से ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जलीय जीव जो होते हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन ही अपने श्वसन क्रिया में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार बात करते हैं तो भिन्न भिन्न प्राणियों में श्वसन का जो प्रकार होता है वो भी अलग अलग होता है। जैसे तरीके की अगर बात करें, कुछ जंतुओं के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे अगर बात करें तो जैसे यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय प्राणी जो हैं, जैसे अगर बात करें अमीबा, किसकी बात करते हैं? अमीबा की। तो इनमें जो श्वसन की प्रक्रिया है वो विसरण द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? विसरण द्वारा होती है। किसी प्रकार के विकसित अंग जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं। इसी प्रकार कुछ प्राणियों में त्वचा द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? त्वचा द्वारा जो है वो श्वसन की क्रिया होती है, जैसे कैंचुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर बात करें कीटों में गैसों का आदान प्रदान जो है वो श्वास रंध्र तथा श्वास नली के द्वारा होता है। जो इंसेक्ट होते हैं ना, इंसेक्ट होते हैं, कीट जो होते हैं, उनमें श्वास रंध्र होते हैं एवं श्वास नली जो है वो पाई जाती है। उसके द्वारा क्या होते हैं? श्वसन की प्रक्रिया जो है वो संपन्न होती है। इसी प्रकार हम लोग बात करते हैं स्थलीय प्राणियों की, जैसे मनुष्य की बात कर लेते हैं, इसके अलावा कुत्ता की बात कर लेते हैं। तो इनके अंदर क्या है? इनके अंदर श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लंग्स जिन्हें बोला जाता है। एक जोड़ी लंग्स जो है या फेफड़े जो हैं वो पाए जाते हैं। जैसे हमारे अंदर श्वसन की क्रिया किसके माध्यम से होती है? फेफड़ों के माध्यम से होती है। तो ये विभिन्न जंतुओं के अंदर श्वसन का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मानव में श्वसन। भाई, मानव में श्वसन की प्रक्रिया पढ़ेंगे हम, बाकी और किसी जंतु के अंदर नहीं पढ़ेंगे कि मानव में श्वसन जो है वो किस प्रकार से होता है। तो प्यारे बच्चों, मानव में श्वसन के लिए सभी को पता है विकसित श्वसन तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विकसित श्वसन तंत्र जो है वो पाया जाता है। विकसित श्वसन तंत्र का मतलब होता है इसमें मुख्य अंग जो है वो शामिल होते हैं और उन्हीं के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। उनके किसी भी एक अंग में अगर किसी भी प्रकार की असामान्यताएं आती हैं तो श्वसन की क्रिया जो है वो प्रभावित होती है। बात करते हैं मनुष्य में श्वसन तंत्र जो है उसमें प्रमुख जो अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उन अंगों की बात करते हैं। तो देखिए, नासा, जिसे हम नासिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नासिका। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, नासिका हो गया। दूसरा बात करें तो नासा मार्ग। ठीक है, 3 नंबर पे बात करते हैं नासा ग्रसनी। ठीक है, 4 नंबर पे बात करते हैं तो श्वास नली, ट्रेकिया जिसे बोला जाता है। 5 नंबर पे बात करते हैं तो श्वसनीय। इसके बाद में बात करते हैं श्वसनिकाएं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं तो फेफड़े
फेफड़े। इसके बाद में बात करते हैं तो वायु कूपिका। वायु कूपिका ये जो है मुख्य जो है श्वसन अंग होते हैं, और ये इनका जो श्वास अंदर जाने का और बाहर आने का एक निश्चित क्रम भी है। क्या है? एक निश्चित क्रम भी है। इस प्रकार से ऑक्सीजन नासा पहले सबसे पहले नासिका में प्रवेश करती है। या आप लोग इसको पूरा जो है श्वसन मार्ग भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? श्वसन मार्ग भी बोल सकते हो। तो नासा के अंदर आती है, नासा मार्ग में नासा घर्षणी, श्वास नली, श्वसनीय, श्वसनिकाएं, उसके बाद में फेफड़े, फिर वायु कूपिका के अंदर प्रवेश करती है। तो ये एक सही क्रम है। आगे से आगे जो अंग आते हैं अभी बात करेंगे डायग्राम सहित, वो इसी प्रकार से हैं। अब अगर CO2 की बात करें तो वो बाहर जाती है, तो वो इसी रास्ते से वापस बाहर जाती है। कैसे जाती है, वो क्या प्रक्रिया होती है, उसकी बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो मानव में ये प्रमुख श्वसन अंग होते हैं। एक एक की बात हम लोग करेंगे। नासा आप लोग जानते हो, एक नासिका जो है वो पाई जाती है। क्या है? एक नासिका पाई जाती है, जिसपे 2 छिद्र दिखाई देते हैं। कितने छिद्र? 2 छिद्र दिखाई देते हैं। नासिका का जो बीच में एक पतली झिल्ली होती है जो इस नासिका को विभाजित करती है। नासा मार्ग, नासा का जो अंदर का भाग होता है, या नासा गुहा बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? नासा गुहा। अंदर का जो भाग होता है उसे नासा गुहा कहा जाता है। ठीक है। तो नासा गुहा में क्या है, या नासा मार्ग में अगर बात करें तो महीन बाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? महीन रोम बोल सकते हो। इसके अलावा श्लेष्मा उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है? श्लेष्मा जो है वो उपस्थित रहता है। ये क्या करता है, नासा के द्वारा क्या होगा, जो वातावरण में उपस्थित वायु है, वातावरण में उपस्थित वायु O2 है, वो शुद्ध नहीं होती है। वो क्या नहीं होती है? शुद्ध नहीं होती है। वो सबसे पहले किस में प्रवेश करती है? नासिका। पहले आप सीधा समझिए, बाद में आपको डायग्राम 1 मिनट लगेगी, डायग्राम से बता दूंगा। तो नासा में प्रवेश करती है। अब नासा मार्ग के अंदर पहुंचती है तो ये महीन रोम और जो श्लेष्मा होता है, ये इस अशुद्ध वायु को शुद्ध करते हैं। अशुद्ध वायु को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। क्योंकि जो धूल के कण हैं, पराग कण हैं, अन्य जो भी अन्य पदार्थ हैं, उनको इन महीन रोम या श्लेष्मा के अंदर क्या कर लिया जाता है? रोक लिया जाता है। इसके बाद में घर्षणी, नासा घर्षणी। घर्षणी एक ऐसा भाग है जो आपके पाचन तंत्र में भी है और श्वसन तंत्र में भी है। ठीक है, दोनों तंत्रों के अंदर कॉमन काम आता है। ठीक है, और इस घर्षणी के अंदर आती है। घर्षणी से वायु जो है वो किस में आती है? श्वास नली में। देखिए, अब एक सिंपल सा डायग्राम मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हम लोग इस प्रकार से बना लेते हैं। ठीक है, यह केवल समझाने के लिए आप लोगों को, इस प्रकार से। ठीक है, ये मुख हो गया और ये नासिका होगी। ये नासिका से इस प्रकार से यहाँ से ये नासिका मार्ग हो गई, ये नाक बोल सकते हो इसको। ये यहाँ से होते होते इस प्रकार से ये नासा गुहा हो गई। ये क्या हो गई? घर्षणी। ये क्या हो गई? घर्षणी। ये क्या हो गई? नासा। और ये क्या हो गया? नासा मार्ग। ठीक है, इससे होती होती यहाँ पे होते हैं कंठ। क्या होते हैं? कंठ, जिन्हें हम स्वर रज्जु भी बोलते हैं, स्वर यंत्र भी बोला जाता है। तो वायु जो O2 है वो अंदर प्रवेश करेगी नासिका द्वारा, और होती नासा मार्ग से होती हुई घर्षणी के अंदर आ जाती है। घर्षणी की बात करें तो घर्षणी में आने के बाद में ये जो घर्षणी का जो भाग होता है, ऊपरी भाग, इस पर क्या पाए जाते हैं? स्वर यंत्र पाए जाते हैं। घर्षणी और श्वास नली के बीच का भाग होता है, जिन्हें हम कंठ कहते हैं या स्वर यंत्र बोल सकते हो। अब इनसे एक लंबी नलिका निकलती है। क्या निकलती है? एक लंबी नलिका इस प्रकार से निकलती है। ये ज्यादा बड़ी हो गई थोड़ी, कोई बात नहीं है। ये एक नलिका निकलती है जो सी प्रकार के उपास्थल छल्लों से बनी हुई होती है, जिसे श्वास नली कहा जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? श्वास नली जो है वो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? श्वास नली बोला जाता है। श्वास नली की बात करें तो श्वास नली आगे चलकर फिर दो नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। कितनी नलिकाओं में? 2 नलिकाओं के अंदर विभाजित हो जाती है, जिन्हें श्वसनिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? श्वसनिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? श्वसनिया। ये श्वसनिया जो है, ये जो अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये श्वसनिया जो है ये फेफड़ों में प्रवेश करती है। किसमें? इस प्रकार से मानव के अंदर एक जोड़ी फेफड़े जो हैं वो पाए जाते हैं। एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? फेफड़े पाए जाते हैं।
क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। फेफड़ों के नीचे इस प्रकार से एक संरचना और होती है जो आगे पेट का निर्माण करती है या उदर का निर्माण करती है, इसे डायफ्राम बोला जाता है। ये क्या हो गए, फेफड़े हो गए। ठीक है, गुलाबी रंग के जो है फेफड़े जो हैं वो पाए जाते हैं। बात करते हैं अब इन जो श्वसनियाँ ही ये आगे चलकर और विभाजित हो जाती हैं, आगे चलकर क्या हो जाती हैं, और विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें श्वसनिकाएं कहा जाता है। जिन्हें क्या बोला जाता है, श्वसनिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं के बाद में थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं, जिन्हें ये इनके अंतिम छोर पे लगी हुई रहती हैं। इस प्रकार से इनकी संख्या करोड़ों होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, करोड़ों संख्या में ये क्या रहती हैं, उपस्थित रहती हैं। इन्हें वायु कुपिका कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, वायु कुपिका। बात करें तो इस प्रकार से ये आपके जो 12 जोड़ी पंसलियां हैं वो इस प्रकार से गिरी हुई रहती है। ये पूरा जो पार्ट है, ये छाती वाला पार्ट जो होता है, यहाँ पे हार्ट जो है वो स्थित होता है। तो ये इस प्रकार की संरचना जो है वो होती है। अब बात करते हैं इसकी प्रोसेस की, कि प्रोसेस जो है वो किस प्रकार से रहती है। ये तो आप लोग समझ गए हमारे कौन कौन सा अंग है, क्या क्या काम करते हैं। अब बात करते हैं श्वसन की प्रक्रिया की। तो देखिए श्वसन की जो प्रक्रिया है, श्वसन की प्रक्रिया है, श्वसन की प्रक्रिया से पहले सुनिए, ये वायु कुपिकाएं जो होती हैं ये गैसों का आदान प्रदान करती हैं। इन्हीं के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है ना, जो रुधिर के बीच आदान प्रदान होता है वो इन्हीं कुपिकाओं के माध्यम से होता है। अब बात कर लेते हैं श्वसन की प्रक्रिया की। तो प्यारे बच्चों, श्वसन की प्रक्रिया के अंदर पंसलियां, जो ये पंसलियां मैंने बनाई हैं, ठीक है ना, पंसलियां हैं। ठीक है, इस प्रकार का डायग्राम जो है आपको बनाना है, मैं नोट्स के अंदर साथ में भेज दूंगा। पंसलियां हैं, तो ये पंसलियां और जो ये डायफ्राम है, इस डायफ्राम को तनुपट बोला जाता है। इनकी गति, पंसलियों की गति और इस डायफ्राम या तनुपट की गति के कारण श्वसन की क्रिया होती है। अब ये कैसे होती है, तो देखिए, जब पेशियों की गति के कारण ये पंसलियां, भाई पेशियों की गति होगी, ठीक है ना, पेशियां गति करेंगी जिसके कारण ये पंसलियां ऊपर उठ जाती हैं। पंसलियां क्या उठ जाती हैं, पंसलियां ऊपर उठ जाती हैं। पंसलियां ऊपर उठ जाती हैं तो ये डायफ्राम क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। डायफ्राम क्या होगा, चपटा हो जाता है। और चपटा हो पंसलियां ऊपर उठने के कारण, डायफ्राम चपटा होने के कारण क्या होगा, इस वक्ष गुहा का आयतन जो है वो बढ़ जाएगा। इसका वक्ष गुहा का क्या बढ़ जाएगा, आयतन, छाती वाला भाग जो है इसका आयतन बढ़ जाएगा और वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वायुदाब क्या हो जाएगा, फेफड़ों के अंदर वायुदाब जो है वो कम हो जाएगा। अब वायुदाब कम है तो फेफड़े क्या करेंगे, बाहर की वायु को अंदर खींचने की कोशिश करेंगे। तो इस नासा मार्ग द्वारा जो वायु है वो इन वायु कुपिकाओं के अंदर आ जाएगी। यहाँ आने के बाद में ये आयतन जो है वो बराबर हो जाएगा। बराबर होने के बाद में क्या होगा, वापस अगर हम लोग बात करें, वापस अगर बात करें, ये तो कौन सा श्वसन हो गया, अंतः श्वसन हो गया। ये श्वसन दो प्रकार का होता है, एक होता है अंतः श्वसन और एक होता है बाह्य श्वसन। ठीक है, अंतः श्वसन का मतलब अंदर O2 का प्रवेश, और बाह्य श्वसन का मतलब, या उच्च वसन बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, उच्च वसन। इसके अंदर CO2 को शरीर से बाहर निकालना या फेफड़ों से बाहर निकालना। इसमें क्या होगा, पंसलियां जो है, इसमें अगर बात करें तो जो रुधिर है वो ऊतकों से लाई गई CO2 जो है वो वायु कुपिकाओं में छोड़ देता है। अब विपरीत पेशीय गति के कारण पंसलियां और डायफ्राम अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाते हैं, जिससे वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाता है। अब यहाँ पे तो आयतन जो है वो बढ़ा था, क्या था, बढ़ा था। अब दूसरी उच्च वसन क्रिया के अंदर वक्ष गुहा का जो आयतन है वो घट जाएगा। वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन फेफड़ों के अंदर वायु दाब क्या हो जाता है, ज्यादा। अब ज्यादा वायु इनके अंदर होगी तो फेफड़े क्या करेंगे, इस वायु को वापस बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, CO2 को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, जिसे हम उच्च वसन जो है वो कहते हैं, या फिर बाह्य श्वसन कहते हैं, जिसके द्वारा जो CO2 है वो शरीर से क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। इस प्रकार मानव में श्वसन की प्रक्रिया में O2 को ग्रहण किया जाता है और CO2 को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके श्वसन वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें किसी प्रकार की भी दिक्कत हो तो आप लोग आराम से वीडियो को देखना, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वहन, इसके बाद जो है हम आगे वाले वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।